क्या वाकई होगा अब की बार 400 पार? क्या सच में फिर से बन रही है मोदी सरकार या फिर ये महज एक नारा है? परिणाम कैसा रहेगा ज्योतिष के अनुसार? जय माई की नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी। हालांकि हम अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस विषय में अपनी राय रख चुके हैं कि ज्योतिषी अनुमान के अनुसार इस बार नतीजे कैसे रह सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म यानी कि एस्ट्रोसेस टीवी पर इस लोकसभा चुनाव पर यह हमारा पहला वीडियो है। अतः इसमें हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, सारगर्भित चर्चा करेंगे। बाद में समय मिलने पर बिंदुवार चर्चा करने का भी प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए, उस पर भी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी भाजपा के द्वारा एक नारा दिया गया है जो खूब ट्रेंड कर रहा है। शायद आप समझ गए होंगे वो नारा कौन सा है। जी हाँ, सही समझे आप, वो नारा है अब की बार 400 पार। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? ज्योतिष क्या कहता है? ग्रह गोचर और दशाओं का क्या संकेत है इस मामले में? आइए जानते हैं। आजाद भारत की कुंडली वृष लग्न वाली है। शुक्र की लग्न और बृहस्पति के नवांश में देश को आजादी मिलना स्वीकार किया गया था। मीन का नवांश देश के लोगों को भावना प्रधान बनाता है। ऊपर से मन का कारक चंद्रमा भी उस समय अपनी ही राशि यानी कर्क राशि में था। कर्क राशि भावना प्रधान राशि होती है। इसी कारण से इस देश में चुनाव या निर्णय जरूरतों व विकास से अधिक भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाते हैं या लड़े गए हैं। हो सकता है कि शुरुआत में दलों का उद्देश्य विकास ही रहा हो, लेकिन विकास के मुद्दों को लेकर जनता के पास जाने पर जनता वोट नहीं देती रही हो। फलस्वरूप नेतागणों को भावनात्मक मुद्दों वाली स्ट्रेटजी बनानी पड़ती हो। आप खुद गौर करें कि इस देश में आराम से तथ्यपरक बातें नहीं सुनी जाती। वहीं कोई रो रहा हो या जोर जोर से चिल्ला रहा हो तो लोग उसे जरूर सुनते हैं। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने गौर किया होगा कि इस देश में रोने धोने वाले टीवी सीरियल्स या फिल्में खूब चलते हैं, या फिर गाली गलौज और मारपीट वाले शोज भी अच्छी टीआरपी देते हैं। यही कारण है कि ज्ञानवर्धक फिल्म या शोज बनाने वाले लोगों को रियलिटी शोज में भी ड्रामा डालना पड़ता है, ड्रामा लाना पड़ता है। खैर, विषयांतर ना करके मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि इस देश में जो भी लोगों की भावनाओं को छुएगा वही राज करेगा। अंदर से वह व्यक्ति बुरा हो या अच्छा, ये ज्यादा मायने नहीं रखेगा, बल्कि मायने रखेगा तो ये कि वो व्यक्ति या समूह या दल आपके सामने कितना रोएगा, आपको कितना उकसाएगा। यानी कि आपकी भावनाओं के तारों को छेड़ने वाला ही आपके, हमारे या ज्यादातर देशवासियों के दिल और दिमाग के करीब होगा। बात करें इस बार के चुनाव की, तो इस बार भारतवर्ष पर चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा प्रभावी है। हमने अपने अनुभव में पाया है कि शुक्र की दशा अवधि में होने वाले चुनावों में सत्तारूढ़ दल की ताकत कम हुआ करती है और विपक्ष या विपक्षियों की ताकत के ग्राफ को हमने बढ़ते हुए देखा है। ये लक्षण इस बात के संकेत कर रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल की ताकत बढ़ने की बजाय कम हो सकती है। यानी कि 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा और एनडीए की ताकत कम हो सकती है। अर्थात 2019 में 353 के मुकाबले इस बार एनडीए की सीटें कम हो सकती हैं। ऐसी ही बात हम भाजपा की सीटों के लिए कहना चाहेंगे। यानी कि भाजपा की सीटें 2019 के 303 के मुकाबले इस बार कम हो सकती हैं। ये तो रही दशाओं की बात। अब हम बात करेंगे गोचर की। इस बार के चुनाव के दौरान देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बीच चुनाव में हुआ है। यह भी अस्थिरता का संकेत कर रहा है। चुनाव की शुरुआत के समय बृहस्पति का गोचर मेष राशि में था, जो सत्ता पक्ष के लिए अनुकूल था, लेकिन 1 मई 2024 को गुरु मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में चले गए, जो सत्ता पक्ष के लिए कमजोर स्थिति हुई। कई मूर्धन्य ज्योतिषियों के द्वारा यह कहा जाता है कि वृष राशि के बृहस्पति सत्ता परिवर्तन कराने वाले होते हैं। अब क्योंकि ज्योतिष में शुभारंभ को अधिक महत्व दिया जाता है, अतः हम यह उम्मीद रख सकते हैं कि शुभारंभ अनुकूल होने के कारण संभवतः सत्ता परिवर्तन शायद नहीं होगा, बल्कि वर्तमान का सत्तारूढ़ गठबंधन सत्ता में बना रह सकता है। लेकिन विरुद्ध हुआ गुरु का गोचर सरकार के मुखिया व इनके कार्यों के महत्व को कम करवा सकता है। जनता के मन में इनके प्रति भाव कम हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से हम सत्तारूढ़ गठबंधन की सीटें कम होने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 मई 2024 से पहले हुए मतदान में भाजपा व इनके समर्थक दलों के वोट का प्रतिशत अधिक रहा होगा। वहीं 1 मई 2024 के बाद हुए मतदान में या होने वाले मतदान में इनके वोट का प्रतिशत कम हुआ होगा, या आने वाले बाकी के चरणों में इनका वोट परसेंट कम हो सकता है।
फिर भी येन केन प्रकारेण ये सरकार बना सकते हैं। अलबत्ता इन्हें सरकार बनाने के लिए और लोगों या दलों का सहारा लेना पड़ सकता है। वर्तमान समर्थकों को रोकने के लिए भी इन्हें नए सिरे से प्रयास करने पड़ सकते हैं, क्योंकि समर्थकों के द्वारा कुछ नई शर्तें व नई मांगे भी रखी जा सकती हैं। इनकी कमजोर पड़ रही ताकत का फायदा कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को मिल सकता है। उम्मीद है अब तक आप यह समझ गए होंगे कि अब की बार 400 पार के नारे वाला आंकड़ा बीजेपी की पहुंच से दूर नजर आ रहा है। बीजेपी की स्वयं की कुंडली की दशाएं भी चंद्रमा में बुध की हैं, जो इनके मन में अज्ञात चिंता या भय देने का काम करती है। आप समझ सकते हैं कि देश की सशक्त पार्टी किस बात को लेकर चिंतित या भयभीत होगी। स्वाभाविक है कि यह चिंता अपने लक्ष्य तक ना पहुंचने की हो सकती है। इसका असर केंद्र के नेताओं के बयानों और भाषणों में आप महसूस कर सकते हैं। संभवतः इस बार के चुनाव में केंद्र का प्रभाव कम और स्थानीय प्रादेशिक सरकारों और स्थानीय नेताओं का प्रभाव अधिक रह सकता है। इस बात को इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो केंद्र की कमजोरी का अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों पर नहीं पड़ेगा और वहां पर भाजपा एक सम्मानजनक सीटें निकाल सकती है। हालांकि यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर दी जाए कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का कोई स्थानीय नेता ही भीतरघात कर जाए या अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा दमखम ना लगाए, तो वहां भाजपा हार भी सकती है। वहीं जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं है, लेकिन स्थानीय नेता पूरी ईमानदारी से अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे, तो वहां बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। ध्यान रहे कि यह एक उदाहरण था, ना कि हमने किसी पर आरोप लगाया है, और इसी तरह का प्रभाव हर पार्टी पर रहेगा। बीजेपी का नाम तो हमने सिर्फ उदाहरण देने के लिए लिया है। जैसा कि नीति और तर्क कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल के लोग अति आत्मविश्वासी हो जाया करते हैं और प्रयास के ग्राफ को कम कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 मई 2024 के बाद हुए मतदान या होने वाले मतदानों में केंद्र की लहर से ज्यादा स्थानीय इकाई प्रभावी रहेगी। इसके पहले कमजोर स्थानीय नेता भी केंद्र की लहर में चुनाव जीत जाते थे। यह बात हर कोई जानता है, हमने इस घटना को होते हुए देखा है। चलिए चलते चलते सारी बातों के सारांश की बात कर ली जाए, तो सारांश यह कि मतदान के शुरुआती दौर की अनुकूलता के चलते एनडीए के रिपीट होने की बात मैं कह रहा हूं। अन्यथा 1 मई 2024 के बाद का समय सत्ता विरोधी है और 1 मई 2024 के बाद के चरणों में स्थानीय इकाइयों का प्रभाव अधिक रहेगा। सत्तारूढ़ दल की सीटों में कमी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि इन्हें कुछ और साथियों की जरूरत पड़ सकती है। उत्तर भारत में सत्ता पक्ष की सीटों में कमी, तो वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भाजपा का वोट परसेंट कुछ बढ़ भी सकता है और जहां इनकी सीटें नहीं है, शायद वहां इनका खाता भी खुल जाए। ध्यान रहे कि यह एक अनुमान है, बाकी तो कर्म प्रधान विश्व करीड़ा का जो जस करे सो तस फल चाखा, यानी कि जो पार्टी जिस लेवल की मेहनत करेगी उसको वैसे परिणाम मिलेंगे। लेकिन भाग्य के सपोर्ट के मामले में ऐसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं जैसा मैंने बताया। और फाइनली चलते चलते एक निवेदन, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की रक्षा बहुत जरूरी होती है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए आलस्य से बचें और मतदान करने जरूर जाएं। अगर प्रत्याशी ना भी पसंद हो तो नोटा का बटन दबाकर अपना मंतव्य प्रकट करें, लेकिन मतदान के दिन पिकनिक मनाने न जाकर मतदान करने जाना बहुत जरूरी है। बाकी की चर्चा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.